अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरदी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बलूचिस्तान में होने वाले जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले के बाद DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बड़ी इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने के हवाले से अहम शवाहिद सबूत सामने रखे गए हैं, जबकि भारत की जानिब से गलत रिपोर्टिंग का भी जिक्र किया गया कि जिस तरह मुसलसल जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले के दौरान भारत ने गलत किस्म की रिपोर्टिंग की है, उसके शवाहिद भी सामने रखे गए। जबकि अफगानिस्तान जो कि मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और अफगानिस्तान खुद दहशतगर्दी का गढ़ बनता जा रहा है, इसके हवाले से भी बात की गई। शहदा की तादाद 26 बताई गई, जिनमें से 18 फौजी जवान भी मौजूद हैं, जबकि मजीद इजाफा भी जाहिर किया जा रहा है कि शहदा में का खदशा है कि शहदा में इजाफा हो सकता है, क्योंकि 354 यरगमालियों को आज़ाद करवाया गया, जिनमें से अभी भी 37 जख्मी बताए जा रहे हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले दहशतगर्दी की बात भारत से जोड़ा जा रहा है, और भारत आपको क्या लगता है कि अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की ख्वाहिश रखता है? वो बात तो ठीक है कि वो यहाँ सपोर्ट कर रहा है इंडिया, और जदीद प्राइम का मिनिस्टर मौजूद मोदी होना ने भी BLA के अपनी पास 2-3 तकारीर में बलूचिस्तान के हवाले से बात की हुई है, अजीत दवल की है, सब कुछ है, वो आज चलाया भी है। देखिए, ये जो बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन हाईजैकिंग का ऑपरेशन था, ये 2 महाजों पे लड़ा जा रहा था। एक तो ग्राउंड पे ट्रेन हाईजैकिंग से फौज लड़ रही थी, और दूसरा एक मीडिया वॉरफेयर जारी थी। दोनों तरफ से फौज पर हमला था। एक तो फौज पे हमला था, नहीं, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया भी था, इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया भी हम कह सकते हैं, सोशल मीडिया भी है। एक तो उस तरफ से भी फौज पर हमला था, और दूसरा जो था वो हमला ग्राउंड पे तो लड़ी रही थी फौज के। फौज ने यरगमालियों को रिहा कराना था और इस ऑपरेशन को कामयाब कराना था। तो मैं इस ऑपरेशन के 2 पहलू देखता हूँ, एक मीडिया वॉरफेयर के हवाले से और एक्चुअल ग्राउंड के हवाले से। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की और सरफराज बुगटी की, वो भी इन 2 पहलुओं के हवाले से ही थी। तो पहली बात, उन्होंने जो मीडिया वॉरफेयर पे, आज ठीक है, टेक्निकली इट्स अ नॉन पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, बहुत सारे पॉलिटिकल PTI पे कह रहे थे कि इस दौरान PTI का सोशल मीडिया ने बहुत नेगेटिव बिहेव किया, और वो भारत को सपोर्ट कर रहा था, और PTI का सोशल मीडिया जो है ग्लोरीफाई कर रहा था हाईजैकर्स को और ये सब कुछ। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं PTI का जिक्र नहीं था, व्हिच इज वेरी गुड। अच्छा, और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स ने जो कुछ किया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेर बहस नहीं लेके आए DGISPR भी और सरफराज बुगटी भी। तो इसका मतलब है कि जो APC बुलाई जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान आ गया है कि हम पाकिस्तान के लिए गैर मशरूत ताउन करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। और मुझे ये लगता है कि एक रिकन्सिलिएशन के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वरना जो उस दिन रात DGISPR ने बात की थी जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ था, तो तब उन्होंने इस तरह हिंट किया था, लेकिन आज क्लियरली नॉन पॉलिटिकल रखी गई है। इंडिया अफगानिस्तान सेंट्रिक ज़रूर रखा गया है, लेकिन मुल्क के अंदर जो PTI के हवाले से सबको बात थी कि उनका सोशल मीडिया क्या करता रहा है, उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट क्या करता रहा है, उसको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेर बहस, क्योंकि नो डाउट दहशतगर्दी के मामले पर पूरा मुल्क, पूरी कौम मुत्तहिद है, लेकिन वो PTI को करना भी तो जरूरी है ना। तो उन्होंने कहा तो अच्छा, वो नहीं नजर आया ना 11 और 12 को। 11 और 12 को एक कुछ लोगों का ख्याल था कि फौज फंस गई है, हॉस्टेज बना लिया, क्योंकि कुछ 400 लोग हॉस्टेज हैं, अब 354 हैं। उस दिन सबको पता था 400 हैं, 400 लोग हॉस्टेज हैं। अब फौज फंस गई है, अगर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करेंगे तो फौज की साख नुकसान होगी पाकिस्तान की। अगर कोलैटरल डैमेज हो गया और मुसाफिर भी मर गए और दहशतगर्द भी मर गए, तो भी एक बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा कि 400-500 बंदा मर जाए, 300 बंदा मर जाए, मास्क कोलैटरल डैमेज हो जाए, तो भी कोई फौज की नेकनामी तो नहीं इतना ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, अगर मुज़ाकरात करते तो भी मरते थे, ना करते कोलैटरल डैमेज हो जाता तो भी मरता। आम अब आज जो है, किसी को ये उस वक्त 11 और 12 को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक ऐसा ऑपरेशन भी किया जा सकता है जिसमें सारे मुसाफिर भी बच जाएंगे और सारे दहशतगर्द मारे जाएंगे। इट वॉज बियॉन्ड परसेप्शन। राय यही थी कि अगर दहशतगर्दों को मारेंगे तो सारे मुसाफिर भी, क्योंकि DGISPR का फोकस भी यही था कि जान, लेकिन मेरे ख्याल में, और जो उस दिन सोशल मीडिया कैंपेन थी, जो इंटरनेशनल मीडिया का था,
जो प्रो टेररिस्ट लोग थे वो यही अज्यूम करके बैठे थे कि फंस गए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि फौज ने ये दिखाया कि एक ऐसा ऑपरेशन भी किया जा सकता है जिसमें हाईजैकर्स ही मरेंगे और मुसाफिर बचा लिए जाएंगे। बहुत बड़ा, नो डाउट बहुत बड़ा ऑपरेशन था ये। एक उन्होंने आज जो बात की है ना हॉस्टेजेस के हवाले से, क्योंकि बहुत मीडिया कैंपेन चल रही थी कि नहीं नहीं अभी तो हॉस्टेज हैं टेररिस्टों के पास, ये सही बात नहीं बता रहे हैं। भारतीय मीडिया बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा था और सोशल मीडिया पे जो सामने रखेंगे कि जी असल अभी तो कुछ लोग ले गए हैं वो पहाड़ों में और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लेकर गए चल रही है, बातचीत हो रही है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। हाँ जी, ये भी कहा गया क्योंकि बीएलए अब हावी हो सकता है, बीएलए की डिमांड्स होंगी या पाक आर्मी को सरेंडर करना पड़ेगा। क्या कहा हॉस्टेजेस के बारे में सुना लेते। जी जी, डीजीआईएसपी ने क्या कहा इस हवाले से आपको सुना। They took any hostages into any hideouts. जो ये जा रहे थे आगे की तरफ वो खुद ये जा रहे थे, जिनको हमने न्यूट्रलाइज किया, उनके साथ कोई हॉस्टेजेस नहीं थे। तो जो भी जो हॉस्टेजेस थे ये उसी साइट पे मौजूद थे। वो हॉस्टेजेस जोन से हैं वो, जैसे अब मैंने पहले बताया कि 3 बड़े हिस्सों में, एक 11 की रात को जब वो उनको उन्होंने छोड़ा, एक 12 की सुबह को जब वहां पे जो एफसी और आर्मी के ट्रुप्स थे उन्होंने स्नाइपिंग की और उससे कमोशन क्रिएट हुआ और मौका मिला वहां से कुछ हमारे उधर जो हॉस्टेजेस थे उनमें जो भागने का वो भागे, एंड देन मुख्तलिफ डायरेक्शन में भागे और उनमें कुछ उन पे फायर भी आया कुछ लोगों पे पीछे की तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से। और एक वो, और तीसरा जो हॉस्टेज क्लियरेंस हुई है जो कि ज़राद ने की 12 की शाम को, इसके so these hostages were there, so none of them took them out. ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी। देखिए इससे बड़ा मंजरनामा भी क्लियर हुआ क्योंकि ये बड़ा इबाम चल रहा था कि जी ट्रेन का कब्जा तो छुड़ा लिया गया है, ठीक है, 33 दहशतगर्द भी जहन्नम वासिल हो गए हैं, 350 मुसाफिर भी बचा लिए गए हैं, लेकिन कोई 50-60 हैं, 20 हैं, 15 हैं, 10 हैं, 5 हैं, कोई फौजी रिहा कर दिया था, कुछ उनके पास है, कुछ 5 फौजी एहलकार हैं जो उनके पास है। तो वो जो उनके पास का बयानिया था टेक्निकली वो आज डीजीआईएसपीआर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनके पास अब कुछ नहीं है। ठीक है ना, जो कह रहे थे ना जी अभी पहाड़ों पर वो ले गए हैं, वो उन्होंने कुछ फौजियों को तो पहले ही पहाड़ों पर शिफ्ट कर दिया था, तो वो मेरे ख्याल में वो क्लैरिटी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ गई कि उनके पास कुछ नहीं है। अगर कोई सोशल मीडिया पे अगर किसी के पास कोई सबूत आए तो जरूर ले आए, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि उनके पास कुछ नहीं है ब्लैकमेल करने के लिए, फॉर श्योर बीएलए के पास कुछ भी नहीं है बार्गेन करने के लिए। देयर इज नो हॉस्टेज विद टेररिस्ट और दहशतगर्द मारे गए, सबसे बढ़कर ये कि दहशतगर्द सब मारे गए। कुछ पहाड़ों के पीछे जाकर भी कुछ को मारा गया है, उनमें से उन्होंने कहा कोई भाग गया तो हम उसका कह नहीं सकते, लेकिन कुछ जो पीछे पहाड़ों में भागे थे उनको भी मारा गया। और तो इसलिए ये मेरे ख्याल में एक तो क्लैरिटी ये सबको चाहिए थी, और उसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से, रूल्स ऑफ गेम के हवाले से भी बात की, क्योंकि बहुत लोग बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब रूल्स ऑफ द गेम बदल गए हैं। तो ये रूल्स ऑफ द गेम बदलने का जो आज सवाल हुआ है ना, उस पे क्या कहा कि कैसे अब निपटा जाएगा दहशतगर्दी से, ये आपके बड़ा जरूरी है सुनना। जी, रूल्स ऑफ गेम जो है ना वो 2 है, एक तो जज साहब के तो आपको यकीनन नजर आएंगे, खुद ही आपको भी नजर आएंगे और आपसे ज्यादा टेररिस्ट को नजर आएगा ना कि रूल ऑफ गेम क्या हुआ है। और दूसरा जो हमारे एंड पे है, तो देखें बलूचिस्तान के जो सिक्योरिटी पैराडाइम है और डेवलपमेंट का पैराडाइम है, दे हैव टू मूव पैरेलल। अब उसमें एक गवर्नेंस का मॉडल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम। पहले क्या मॉडल था गवर्नेंस का? मैंने एक तो कहा कि पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डाइवोर्स किया हुआ था इस लड़ाई को कि बिल्कुल ये प्योरली फौज की और दहशतगर्दों की लड़ाई है। दिस टाइम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इज टेकिंग लीड ऑन नॉन कैनेटिक थिंग्स, especially on non-kinetic. Or kinetic maybe we want to dovetail with our security forces. For that we have to equip our police, our CTD, और हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। मैंने पहले आपको कहा कि जैसे हम एरियाज बी एरियाज की एक बड़ी पुरानी डिबेट है बलूचिस्तान में, लेवीज की रिवैम्पिंग की डिबेट है बलूचिस्तान में। हम अब इट इज नाउ मैटर ऑफ माई स्टेट। टेक्निकली ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी के कोई पीस ट्रूस नहीं होगा। वो जो हमने माजी में देखे हैं ना कि टीटीपी के साथ अमन मुआहदा हो गया, 1 माह के लिए सीज फायर हो गया, अमन मुआहदा किया जा रहा है। रूल्स ऑफ द गेम जो बदले हैं वो ये है कि अब किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ ना कोई अमन मुआहदा होगा,
ना कोई पीस ट्रूस होगा, ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना मुफाहमत होगी, ना कुछ होगा। अब जो टेररिस्ट है, जिसने असला उठाया हुआ है, जिसने कुछ किया हुआ है, उसके साथ उसी ज़ुबान में बात होगी। इसका मतलब रियासत ने मुज़ाकरात का और मुफाहमत का रास्ता बंद कर दिया। केपी हुकूमत के लिए भी, केपी नेशन वाइड पॉलिसी अफगानिस्तान के साथ लिए जो वो बहुत हर किस्म की इनिशिएट करना चाह दहशतगर्दी रहे के थे। लिए, चाहे वो टीटीपी है, चाहे वो बीएलए है, चाहे वो कोई और तंजीम है, जिस किसी ने भी पाकिस्तान में कोई मुसल्लह जद्दोजहद कर रहा है या मुसल्लह दहशतगर्दी कर रहा है, उसके लिए सादा सा जवाब है नो मोर टॉक्स, नेगोशिएशंस। कोई मुज़ाकरात की मेज़ किसी दहशतगर्द तंजीम को अवेलेबल नहीं है जिसमें वो आकर हम बात कर सके रियासत से। सिर्फ अब सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जो रूल्स ऑफ द गेम की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में इस वाक़े के बाद रियासत ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात ना करने का फैसला किया। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद मजीद भी डिस्कस करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस सारे सानहे के दौरान जाफर एक्सप्रेस इस हाईजैक के बाद जो रिपोर्टिंग मीडिया की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से ख़ास तौर पर थी, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR की तरफ से इसको भी हाईलाइट किया गया है, क्योंकि भारत, मुज़म्मिल साहब जो कर रहा था, जो मज़मूम इरादे थे भारत के, वो तो सबके सामने। BLA के तर्जुमान भारतीय मीडिया पर इंटरव्यू दे रहे थे। यस, आप देखें ना, खुद भारत कहता है कि जी हम टेररिज्म के खिलाफ हमारी नो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। Yes. और जब पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा था तो वो उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे वहां पे, और AI इमेजेस चला रहे थे। क्या कहा DGISPR ने क्या कहा, सबसे पहले सुन लीजिए जी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के जरिए उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उस एक्ट ऑफ टेररिज्म को। तो वीडियो थी, यहाँ पर रुकिए, ये जो वीडियो है ये बेसिकली इज वाज शेयर्ड बाय द टेररिस्ट ग्रुप। इससे आपको अंदाजा होता है कि वो जो मीडिया वहां पे जो कवरेज कर रहा था, एंड दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द सोशल मीडिया, दिस इज द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ इंडिया। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने, जो वहां तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे, इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे। भारतीय तज्जियाकार तो फिर आपको पता है ना, आफरीन है उन पे। नहीं, ठीक है, मेरा मतलब हमें रजिस्टर तो कराना चाहिए। ले गए पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों से लोगों को उठाकर। फिर हमारे जो ये मीडिया है ना यहाँ पर, ये बड़ा भारत नवाज हो जाता है, और हमारा जो मीडिया है वो समझता है कि हमें बड़ा प्रो इंडिया होना चाहिए। हमें इंडियन मीडिया को देखना चाहिए कि वो कितना एंटी पाकिस्तान है। अच्छा, मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी बहुत, क्योंकि ये सारी जो बलोच नैरेटिव है वो मिसिंग पर्सनस के इर्द गिर्द घूमता है, और सारा नाराज बलोच हैं, ये बेसिकली वही कर रहे हैं मिसिंग पर्सनस पे कि जी बहुत है। तो उस पे क्या आज अच्छा उसमें स्टेट ने बड़ा क्लियर वर्जन दिया। एक तो मुझे फिगर्स उन्होंने दिए कि जो कहते हैं ना जी हजारों बलोच और लाखों बलोच गायब हैं। इस वक्त जो बलोच मिसिंग पर्सनस के जी रजिस्टर्ड जो लापता कमीशन के पास दरखास्तें हैं 452 हैं। उनमें से भी कितने अफगानिस्तान में हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो ये पता लगता है कि उसके घर वालों ने उसकी मिसिंग की दरखास्त दी हुई है, और जो था वो पहाड़ों पर या अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर रहा था। घर वाले यहाँ पे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे थे, वो वहाँ पे पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी कर रहा था। तो ये ड्यूल फैक्टर भी अपनी जगह मौजूद है। सरफराज बुगटी साहब ने इस हवाले से क्या कि वो अलाउड नहीं है कि मैनिपुलेट कर सकें रियासत को। सबसे पहले सुनवाते हैं जी। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता कि एक शख्स भी मिसिंग है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट आपने देखना है सेल्फ डिसअपीयरेंस, इनफोर्स डिसअपीयरेंस, ये सारी चीजों में बड़ा फर्क है। और फिर आप ये देखें कि ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसको किसने मिसिंग कर लिया है, तो इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो ढूंढे। जैसे गवर्नमेंट चोर ढूंढती है, जैसे गवर्नमेंट दहशतगर्दों के पीछे जा रही है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शख्स मिसिंग है तो उसको ढूंढे कि वो कहाँ है। लेकिन अगर एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड अगेंस्ट पाकिस्तान अथॉरिटीज जो काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट उसको एज अ प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किया जाए, तो उसकी मुसाबत करनी चाहिए। और ये रीजन में अगर आप देखें, दुनिया में देखें, तो दुनिया में क्या पाकिस्तान में सिर्फ मिसिंग पर्सन? ठीक है, मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी रियासत को एक जवाब देना चाहिए था जी, और हकायक मंजर आम पर लाने चाहिए थे। बहुत ये, मैं वैसे किसी बंदे के मिसिंग होने के हक में नहीं हूँ,
टू बी वेरी फ्रैंक। और मेरे ख्याल में रियासत को कोई भी बंदा मिसिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें कानून में कमी भी मौजूद है। दहशतगर्द अदालतों से छूट भी जाते हैं, और जब एक दहशतगर्द अदालत से छूट जाता है तो फिर हमारे अदालती निज़ाम की भी कमी कोताही है। इसीलिए जब पिछला नेशनल एक्शन प्लान बना था तो फिर हमने उसमें सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी ताकि वो दहशतगर्दों को सजाएं दे सकें। और आज भी जब नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात हो रही है तो मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान दहशतगर्दी के जिस दौर में है, हमें दोबारा दहशतगर्दों के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये मौजूदा अदालती निज़ाम उनको सजा देने के लिए काफ़ी नहीं है। मामले का हल ये है। हाँ, हमने माजी में भी उनके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ी थी और उन्हीं से सजाएं हुई थी, फिर वो दहशतगर्दी कंट्रोल हुई थी। और आज भी मुझे लगता है दोबारा जो बनानी पड़ेंगी उस हवाले से वो भी अपनी जगह है। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल क्यों नहीं हो सका? नेशनल एक्शन प्लान के बहुत सारे नकात पे अमल नहीं हुआ, बहुत सा सवाल बहुत सारे। 2000 आप देखें ना जी, 2015 में बना और उसके बाद मुल्क में एक क्राइसिस आ गया, फिर पनामा का, फिर मैं कहना चाहूँगा आप लोग चाहे कि बानी पीटीआई के दौर में नेशनल एक्शन प्लान पर कोई काम नहीं हुआ। जितने उसके नकात बाकी थे उन पर जो सिविल काम होना था, ना अदालतों की कैपेसिटी बढ़ाई गई, ना सीटीडीज बढ़ाई गई, ना कुछ किया गया। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग काफ़ी हद तक 2016-17 तक जीत ली थी। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान को भी रद्दी के टोकरे में फेंक दिया गया। पीटीआई इसका क्रेडिट लेती है कि दहशतगर्दी हमारे दौर में कम रही थी। नहीं, ख़त्म तो नवाज शरीफ दौर में हुई, उन्होंने उसको एंजॉय किया। अब उन्होंने तो कोई जादू के चिराग से ख़त्म नहीं की, ख़त्म तो हो गई वो नेशनल एक्शन प्लान के पे जब हमने मिलिट्री कोर्ट्स बना दी, ज़रब और वो सारे प्रोग्राम शुरू किए, ऑपरेशन शुरू किए, उसके नतीजे में ख़त्म हुई। उसके बाद जो उसको कंसोलिडेट करने की बजाय दोबारा दहशतगर्दों से जो सुलह की गई उससे वापस आई। लेकिन बहरहाल आज अफगानिस्तान के हवाले से भी बड़ी क्लियर बात की गई। बलूचिस्तान में बिलखसूस तमाम के तमाम आज BLA वहां पर अफगान स्टेट पैटर्नेज में पल रही है। लोग वहां रह रहे हैं, वहां पर पैटर्नेज में रह रहे हैं, वेपन्स लेके फिर रहे हैं, उनको कार्ड्स दिए हुए हैं। तो ये अब मैं माल्टा का नाम क्यों नहीं लेता हूं, मैं किसी और मुल्क का नाम, क्योंकि अफगानिस्तान कर रहा है तो अफगानिस्तान का नाम लूंगा। बुगटी साहब ने भी अफगानिस्तान के हवाले से, DGISPR साहब ने भी क्लियर कट कहा है कि दहशतगर्दी का जो गढ़ है वो अफगानिस्तान ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के हवाले से भी कुछ बड़े फैसले होंगे, जरूरी है। मसलन कुछ मुझे लगता है कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा। जो वहाँ पर कैंप्स हैं जो इनको पता है, वो अब अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स का वक्त मेरे ख्याल में हुआ चाहता है, और अंदर घुस के या बाई एरियल स्ट्राइक्स उन कैंप्स को तबाह करना और अपने मुजरिम पकड़ने वाली जो बात है। वैसे तुर्खम बॉर्डर तो काफ़ी अरसे से बंद है और टेंशन अफ़गानिस्तान के साथ है, और ये जाफ़र एक्सप्रेस की हाईजैकिंग ने पाक अफ़गान रिलेशंस में टेंशन्स दोबारा बढ़ा दी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जो है दोनों मुल्कों में इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन है जो हम देखेंगे। और आने वाले दिनों में जिस तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से फैसले हैं वैसे ही है। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल फैसले भी आगे हो रहे हैं, अदर देन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक APC की भी बात हो रही है जी, और कहा जा रहा है कि अब एक बिलावल भुट्टो ने एक नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात की है, और एक APC की बात भी की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर बुलाएं। अच्छा, कल तक तो PTI का उस पर स्टांस था कि जी इमरान खान को पैरोल पे रिहा किया जाए और APC के लिए बुलाया जाए और शाम में कुरैशी को बुलाए, लेकिन आज वो स्टैंड बदल गया है। आज वो स्टैंड इससे है कि अब बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट आ गई है कि पाकिस्तान के लिए गैर मशरूत तौर पर हम कहीं भी, तो गैर मशरूत का मतलब है कि वो बानी PTI वाली शर्त ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है कि अब जो है एक 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता भी मुझे हमवार होता नज़र आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि अब दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक नई आईनी तरमीम भी आएगी जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स और सब कुछ रास्ता बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामों के लिए एक आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी। और जिसमें जैसे हमें नेशनल एक्शन प्लान के बाद भी एक आईनी तरमीम आई थी जी, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक सनसेट क्लॉज के साथ बनी थी कि सिर्फ इतना, लेकिन बहरहाल बनी थी और आईनी तरमीम के साथ। तो मुझे वो भी नज़र आता है कि वो भी होगा, क्योंकि इस साल जो DGISPR है उन्होंने क्लियर किया है कि 11,654 ऑपरेशन हो चुके, जबकि यौमिया के हिसाब से 180 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। उसके बावजूद दहशतगर्दी की यह हालत है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। आज भी इस साल 563 जवान भी शहीद हो चुके हैं,
और 2024 और 2025 में 1250 टेररिस्टों को भी मारा गया, जहन्नुम वासिल किया गया। तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें जो है, लड़ाई तो एक टेररिस्ट के साथ जारी है। ये भी बहुत लोगों ने कहा कि बलूचिस्तान को रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बहुत बात की जाती है वहाँ पे कि जी वहाँ सिक्योर करना चाहिए। अब देखें ना, बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के हिसाब से 44% है। यस बहुत बड़ा है, फैसिलिटेट उस तरह से वहाँ और पे आज एक्सप्लेन किया गया है कि उसका भी 50% पहाड़ है और 30% जो है डेजर्ट है। तो पहाड़ों और रेगिस्तानों पर मबनी जो है, और 200 300 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है। और ये भी मतलब मैं समझता हूँ सरफराज बुगटी का ये मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, वो निहत्ते लोगों पर हमला करते हैं। वो कोई अस्करी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहे कि वो कोई पाक फ़ौज से लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी और पाक फ़ौज की किसी जगह पे आमने सामने लड़ाई हो रही है, कोई मार्का हुआ है, घंटों लड़ाई हुई है, ऐसा नहीं है। उनको पता है वो पाक फ़ौज से नहीं लड़ सकते। वो कोई उन सुनसान सड़क ढूंढते हैं, वहाँ पे कुछ नहत्ते लोगों को पकड़ के मार लिया, को नहत्ते लोगों के साथ आपको ज़िबा कर लिया। ये ट्रेन में भी निहत्ते लोग थे ना जी। टेक्निकली मैं सरफराज बुगटी साहब के इस मौक़िफ़ से बिल्कुल कायल हूँ कि जो बंदा छुट्टी जा रहा है, चाहे वो फौजी है, उस वक्त तो वो नहाता है, उसके पास कोई अपना असला तो मौजूद नहीं है और वो ड्यूटी पे भी मौजूद नहीं है। वो तो अपने घर जा रहा है छुट्टी पे, वो एक निहत्ता इंसान है। और ट्रेन के मुसाफिर सारे ही निहत्ते हैं। अब यहाँ तो हो ना कि हमारे फौजी घर भी जाते वक्त असले साथ लेकर जाने लगे, तो ऐसा तो नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है ये बात कि वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मुज़म्मिल साहब, आज मिसिंग पर्सन्स के हवाले से सहाफ़ियों ने ज़रा सख्त सवाल किए, जिनको बुगटी साहब ने नाराज़ बलोच करके कहा। उन्होंने कहा कि जी क्या करते हैं, क्यों नाराज़ है, रियासत से नाराज़ होना बनता नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में वो मौक़िफ़ ठीक है कि मतलब मुझे हो सकता है रियासत से कोई शिकायत हो, मैं समझता हूँ कि मुझे हो सकता है मुझे मेरिट पे नौकरी नहीं मिली, मेरे हो सकता है मेरे इलाके की डेवलपमेंट नहीं हुई, हो सकता है मैं वो तालीम नहीं हासिल कर सका। उसके जवाब में क्या मेरे पास रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने का इख्तियार है? नहीं है। देखिए ना, ये ठीक है कि डेवलपमेंट जो लाहौर की डेवलपमेंट है वो डेरा गाजी खान या राजनपुर की तो नहीं है। जो कराची की है वो अंदरूनी सिंध के किसी एक कस्बे की तो नहीं होगी। तो डेवलपमेंट एक जैसी तो नहीं होती है। तो आप किसी जगह कम डेवलपमेंट है, उसको बुनियाद बनाकर आप हथियार उठा लें या बंदूक उठा लें, तो ये तो गलत बात है। और उसकी ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती बंदूक उठाने की या हथियार उठाने की। और मैं समझता हूँ और रियासत के खिलाफ बंदूक या हथियार उठाने की तो कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। आप किसी भी स्टेज पर रियासत के खिलाफ बंदूक या हथियार नहीं उठा सकते। लेकिन बलोचियों का BLA का अपने बलोचियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना, लेकिन दूसरों को क्या बलोचियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, ये तो नैरेटिव बिल्डिंग है। आप मेरी बात सुने, ये नैरेटिव बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है। वो आपके साथ एक मीडिया वॉर भी लड़ रहे हैं। कई जब वो खुदकुश हमले करते हैं उनमें बलोची नहीं मारे जाते, उनमें भी बलोची मारे जाते हैं। जब वो कहीं जाके खुदकुश हमला करते हैं ख़वातीन तक तो, हाँ, तो फिर वहाँ नहीं मारे जाते। मेरे ख्याल में ये दो लड़ाई है। एक वो नैरेटिव बिल्डिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें वो महारंग बलोच वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि इन दहशतगर्दों के जो सियासी पॉलिटिकल सहूलतकार हैं या डिजिटल सहूलतकार हैं, हमें उन्हें भी दहशतगर्दों के तौर पे देखना चाहिए। क्योंकि जो दहशतगर्दी को किसी भी स्टेज सतह पर किसी भी अंदाज में फैसिलिटेट कर रहा है वो उनका साथी है इन वन वे और दी अदर। जिन्होंने भी इस हवाले से डिजिटली सपोर्ट करना है, मीडिया में सपोर्ट करना है, पॉलिटिकली सपोर्ट करना है, नैरेटिव बिल्डिंग में सपोर्ट करना है, वो एक्ट ऑफ टेररिज्म ही है, क्योंकि आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। जदीद असलहा तक तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से लाइन बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। बहरहाल बहुत कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और आज हुकूमत और फ़ौज ने इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लिहाजा ये भी नहीं कह सकते कि ये फौज का मौक़िफ़ था। और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो गई, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। लोगों को जो इबाम था मेरे ख्याल में काफ़ी क्लियर हो गया। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।